सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। अगेन हमारी क्लास 4th है आज हमारी रेलवे सीरीज की। और इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव यूनियन बजट हैज निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कौन सा बजट प्रेजेंट करा है कंसेक्यूटिवली, 7, 8, 9 या 10 बार। तो उन्होंने इस बार जो बजट प्रेजेंट करा है उसमें इन्होंने ये 9th टाइम इस बजट को प्रेजेंट करा है। और इसी के साथ वो सेकेंड हाईएस्ट पे पहुंच गई हैं टू प्रेजेंट द बजट। ठीक है, सबसे पहले देखो, जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है वो है मोरारजी देसाई के पास, जिन्होंने 10 टाइम्स बजट को प्रेजेंट करा है। उसके बाद है पी चिदम्बरम पिल्लाई जी, जिन्होंने 9 बार बजट को प्रेजेंट करा है। और इसी के साथ निर्मला सीतारमन ने भी 9 बार इस बार अपने बजट को प्रेजेंट करा है। और जो उनकी बजट की स्पीच रही है दैट इज़ फॉर 1 hour 25 minutes, यानी 1 घंटे 25 मिनट की उनकी स्पीच थी बजट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन बजट 2026-27। 2026-27 के लिए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा कितना करने वाली है गवर्नमेंट इस साल। ठीक है, तो वो करने वाली है 53.47 लाख करोड़, और रफली यू कैन से 53 लाख करोड़ गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली है। अब उसमें भी देखो, एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है खर्चा जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने वाली, जैसे रोड्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, तो उन पे जो खर्चा करने वाली है वो है 12.2 लाख करोड़। और बाकी करने वाली है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें जैसे गवर्नमेंट के डे टू डे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरीज देना या जो भी हमारे डेली के खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, साल भर में उसको जो भी खर्चे करने होते हैं उस पे जो जितना खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो करने वाली है 41.3 लाख करोड़। और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना करने वाली है कैपिटल एक्सपेंडिचर, 12.2 लाख करोड़। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब होता है कि देखो, व्हाट इज बेस ईयर फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अनाउंस टू बी इफेक्टिव फ्रॉम द फरवरी 2026। देखो, सीपीआई का मतलब होता है कि कौन से ईयर को बेस माना जाएगा जब हम किसी भी कमोडिटीज के प्राइस को एनालाइज करेंगे। जैसे कि अगर प्याज का दाम बढ़ गया है, घटा है, या किसी भी चीज़ की अगर हम वैल्यू को मेजर करेंगे कि भाई पिछले साल से या इस साल में कोई चीज़ घटी या बढ़ी है, तो उसके लिए एक बेस ईयर होता है, फिक्स ईयर, जिसे हम कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली जो बेस ईयर रखा गया सीपीआई के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए, वो कितना रखा गया है, वो रखा गया 2024, यानी 2024 विल बी अ बेस ईयर फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, और जो इसके लिए डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी मॉस्पी मंत्रालय। और एवरी 12th ऑफ ए मंथ, यानी 12 तारीख को हर महीने को सीपीआई की रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसको पब्लिश करती है मॉस्पी मंत्रालय। ठीक है, 12th ऑफ एवरी मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू विच ईयर हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज टू रिवाइज द डब्ल्यूपीआई। उसमें क्या था, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए क्या बेस ईयर रहने वाला है। तो इसके लिए बेस ईयर रहने वाला है 2022-23, और जो अर्लियर बेस ईयर था वो था 2011-12, उसको रिवाइज करके कितना रखा गया बेस ईयर 2022-23। इसके लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और जो मिनिस्ट्री है वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वो जहाँ पे 12th ऑफ एवरी मंथ प्रोड्यूस होती है सीपीआई, वहीं पे जो WPI है वो 14th ऑफ एवरी मंथ को अपनी रिपोर्ट रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी डिड इंडिया रिमेन इट्स पोजीशन एज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर, यानी वो कौन सी इनमें से एक चीज़ है जिसमें हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं और इम्पोर्टर भी हैं, यानी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे उत्पादन भी है, सबसे ज़्यादा उसको कंज्यूम भी हम ही कर रहे हैं, यानी हम ही उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, और इम्पोर्ट यानी बाहर से भी मंगवा रहे हैं। तो इसका आंसर है वीट, राइस, पल्सेस या शुगर केन। तो इसमें आंसर है पल्सेस, यानी पल्सेस के हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं और इम्पोर्टर्स भी हैं, यानी इतने हम लोग खा रहे हैं कि इसको बाहर से मंगाना भी पड़ रहा है, एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं इन अ सेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसको बोलते हैं यूनिक ट्रिपल फर्स्ट। ट्रिपल फर्स्ट यानी एक ऐसी चीज़ जिसमें तीनों हैं। देखो, हम लोग प्रोड्यूसर भी हैं, कंज्यूमर भी, इम्पोर्टर भी हैं, और हम लोग
पूरे ग्लोबली का अगर देखें तो 25% प्रोड्यूस कर रहे हैं पल्सेस का, ग्लोबल के कंपैरिजन में 25% हम अकेले प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट हम लोग कंज्यूम कितना कर रहे हैं, 27% हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, इसीलिए हम इम्पोर्टर भी हैं। जो लीडिंग स्टेट्स हैं हमारे में वो हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। ये तीनों हमारी लीडिंग स्टेट्स है किसमें, पल्सेस में। इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। नेक्स्ट देखो, इंडिया हैज इमर्ज एज सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड, यानी हम सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं किसके, मोबाइल्स के, और फर्स्ट पे कौन है, चाइना। देख सकते हो कि 11 ईयर्स में ये एनहेंस हुआ डेटा, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखो, इंडिया एंटर इनटू द क्लीन ग्रीन हाईवेज विथ सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ऑफ बायोविटामिन्स, यानी बायोविटामिन्स के थ्रू हम लोग ग्रीन एंड क्लीन हाईवेज की एरा में पहुंचे हैं, जिसको इनॉग्रेट किया गया है डॉक्टर मतलब जिसको इनॉग्रेट किया गया है दिल्ली में, इसका बेसिकली ये हुई है इनोवेशन। और ये जो हाईवे है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, द फर्स्ट बायोविटामिन हाईवे स्ट्रेच इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसको इनॉग्रेट किया। और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, दिल्ली में, नागपुर में, बेंगलोर में या मुंबई में, तो ये किया गया है नागपुर में। और नागपुर में भी कहाँ पे, लोकेटेड ऑन हाईवे NH44 पे। और इस बायोविटामिन्स में बेसिकली होता क्या है, इसमें होता है जो हमारे एग्रीकल्चर रेजिड्यूज होते हैं, यानी जब फसल कटने के बाद जो भी वेस्ट बच जाता है, जैसे पैडी के स्ट्रॉज हो गए या क्रॉप के रेजिड्यूज हो गए, उनके थ्रू क्या बनाया जा रहा है, ये बायोविटामिन्स के थ्रू एक हाईवे क्रिएट किया जा रहा है, कहाँ पे, नागपुर में। ठीक है, देखो, प्राइम मिनिस्टर वेलकम्स न्यू रामसर साइट्स, एक है पटना बर्ड सेंचुरी एंड द सेकेंड इज चारी डांड कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। और ये कहाँ पे, पटना बर्ड सेंचुरी ये है यूपी में, और चारी डांड कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे देखो, सो हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ फरवरी 2026। फरवरी 2026 तक इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं, ये हो गई हैं 98, जिसमें से लेटेस्ट वाली कौन सी है, एक तो है चारी डांड जो कि गुजरात में है, और 98 कहाँ पे है, वो है पटना बर्ड सेंचुरी यूपी में। और 96 कौन सी है, कोपरा जिला से छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट है कोपरा जिला से। 96 कोपरा जिला से, 97 चारी डांड गुजरात में, 98 पटना बर्ड सेंचुरी। पटना से प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि ये बिहार से होगी, नहीं, ये इट्स फ्रॉम यूपी। सो पटना बर्ड सेंचुरी इज फ्रॉम यूपी, और कोपरा जिले से छत्तीसगढ़ से, जो कि फर्स्ट रामसर साइट है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन सी स्टेट में है, वो है तमिलनाडु में, कितनी, 20, और उसके बाद है यूपी में। और सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में। देखो, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत गुरु रविदास जी, 649th बर्थ एनिवर्सरी है संत गुरु रविदास जी की, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करा है, कहाँ पे, पंजाब में, और रीनेम करा है आदमपुर एयरपोर्ट, रीनेम टू श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट आदमपुर। ठीक है, तो उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट को रीनेम करा है एज श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट आदमपुर में, इनके नाम पे आदमपुर एयरपोर्ट को रीनेम किया गया है श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के नाम पे। और कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, 649th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत गुरु रविदास जी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, संत रविदास जी वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ विच फेमस भक्ति पोइटिस्ट, यानी कौन सी इनमें से भक्ति पोइटिस्ट है जिनके संत गुरु रविदास जी कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन थे, जैसे आप और मैं अभी कंटेम्प्रेरी, यानी जो एक ही समय में रहे हों। तो संत गुरु रविदास जी के कंटेम्प्रेरी अक्का महादेवी, गुरु नानक देव जी थे, या फिर अंडल या मीराबाई। तो इनके कंटेम्प्रेरी पोइटिस्ट थी मीराबाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑन द ओकेजन ऑफ संत रविदास जयंती इन फरवरी 2026, 1 फरवरी 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड विच प्रोमिनेंट रिलीजियस सीट ऑफ द रविदासिया कम्युनिटी इन पंजाब, यानी जब पीएम विजिट करा पंजाब में संत गुरु रविदास जी की जयंती पर, तो वो कहाँ पे विजिट करें, क्या वो गोल्डन टेम्पल अमृतसर गए थे, डेरा सचखंड बलान जलंधर, या फिर अनंतपुर साहिब या दमदमा साहिब पे गए थे। तो उन्होंने कहाँ पे विजिट करी है डेरा सचखंड
बलान जलंधर में। नेक्स्ट देखो, द इनफेमस अटैक एंड द लूटिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल बाय मोहम्मद गजनी टुक प्लेस इन अ विच ईयर मार्किंग इट्स 1000th बर्थ एनिवर्सरी। यानी सोमनाथ टेम्पल पे अटैक कब हुआ था, बेसिकली ये पूछ रहा है। ठीक है, अभी हमने 1000th एनिवर्सरी मनाई है, उस मतलब नॉट एनिवर्सरी, 1 साल हो गया उस चीज़ को, तो वो है 2025-26 में अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो इसका आंसर है सी 2025-26, नॉट 1025-26 में अटैक हुआ था सोमनाथ टेम्पल पे, और उस चीज़ को 1000 साल हो गए। वाइस प्रेसिडेंट अटेंडेड 3rd एडिशन ऑफ रामनाथ गोयनका। रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान कहाँ पे? चेन्नई में। रामनाथ गोयनका जी का सम्मान में एक साहित्य सम्मान है जो कि 3rd एडिशन है, कहाँ पे हो रहा है? चेन्नई में। ठीक है, 3rd एडिशन ऑफ रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान, जो कि एक लिटरेरी अवार्ड है ऑर्गेनाइज बाय विच सिटी इन जनवरी 2026 में, तो इसको होस्ट किया गया है चेन्नई सिटी में। नेक्स्ट देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रेस ब्लैक स्वान समिट। ब्लैक स्वान समिट कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में ब्लैक स्वान समिट हुई है, बस इतना याद रखो। ब्लैक स्वान समिट कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट इन द बजट फॉर द इंडिया टू बिकम द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी? यानी कौन सा इसमें टारगेट ईयर रखा गया जिसमें हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे? ये रखा गया है 2027 कि 2027 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। अभी हम कौन सी है? 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अभी 4th है इंडिया, 4th है। ठीक है, हमने मतलब किसको सरपास किया था? सरपास्ड किसको? जापान को, एंड बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और अभी हमारा है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे बाय 2027 तक। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी न्यू इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डिड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रपोज टू बी सेट अप इन द यूनियन बजट 2026? 2026 के बजट में कितने न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्टैब्लिश करने की बात की गई है? तो वो है 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्टैब्लिश करने की बात की गई है। ठीक है, इंडियन आर्मी हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज 2026 को इंडियन आर्मी ने कौन सा डे डिक्लेयर किया है? द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, द ईयर ऑफ मिलिट्री प्रोफेशनल्स, द ईयर ऑफ स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस, द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। तो ऑफिशियल मतलब इसका जो ऑफिशियल ईयर डिक्लेयर किया गया इंडियन आर्मी के थ्रू वो किया गया है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। 17th क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद जीवन रक्षा पदक सीरीज अवार्ड 2025? यानी जीवन रक्षा पदक सीरीज में कितने इंडिविजुअल्स को ऑनर किया गया है? तो 30 इंडिविजुअल्स ऑनर्ड विद जीवन रक्षा पदक से, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, एक है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जिसमें 6 रेसिपिएंट्स हैं, उसके बाद है उत्तम जीवन रक्षा पदक जिसमें 6 रेसिपिएंट हैं, और उसके बाद है जीवन रक्षा पदक जिसमें 18 रेसिपिएंट्स हैं। तो इन टोटल 30 रेसिपिएंट्स को जीवन रक्षा पदक सीरीज में ऑनर किया गया है। ठीक है, विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ 18th ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड इन 2026? यानी सिंपली 18th ब्रिक्स समिट कहाँ पे होने वाली है? इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील या इथोपिया? तो ये जो 18th समिट है ये होने वाली है हमारे इंडिया में, और जो 17th समिट थी, एक मिनट, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी ब्राजील में। ठीक है, तो ब्राजील ने करी है इससे पिछली वाली, अभी इंडिया करने वाला है 2026 की समिट। विच कंट्री डिड इंडिया डिफीटेड इन द फाइनल्स टू विन 2026 आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? यानी अंडर 19 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने, उसमें हमने हराया किसको? डिफीट किया हमने, इसमें आंसर ये इंग्लैंड को। तो हमने इंग्लैंड को डिफीट किया था बाय 100 रन्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, विच रेजिंग डे डिड इंडियन कोस्ट गार्ड कमेमोरेट ऑन 1st फरवरी 2026? यानी 1st फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना कौन सा रेजिंग डे मनाया है? 45, 48, 50 या 52? तो इस बार उन्होंने अपना 50th रेजिंग डे सेलिब्रेट करा है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, और ये कभी मतलब फॉर्मली एस्टैब्लिश हुई थी 1st फरवरी
97 में। अच्छा, 1 फरवरी को हम मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फेब को क्या मनाते हैं? इसको करते हैं वेटलैंड डे। ठीक है, रामसर एक जगह है ईरान में, वहाँ पे हमने एक कन्वेंशन, मतलब वहाँ पे कन्वेंशन हुई थी वेटलैंड्स डे पे, वेटलैंड डे कन्वेंशन हुई थी, और इसीलिए हम लोग 2 फेब को वेटलैंड्स डे मनाते हैं। और इसी के साथ सीरीज खत्म होती है। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।